हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं आज की जो मुख्य खबरें हैं। मूडीज डाउनग्रेडेड क्रेडिट रैंकिंग ऑफ 4 इंडियन बैंक्स। मूडी क्या है स्टूडेंट्स? मूडी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यूएसए की, और इसने भारत के 4 बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। तो पहले वो 4 बैंक्स कौन है? तो पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बॉब भी लिखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा बैंक जिसकी क्रेडिट रेटिंग मूडीज ने घटाई है, दैट इज केनरा बैंक, केनरा बैंक। और फोर्थ बैंक है UBI। इन चारों बैंक की क्रेडिट रेटिंग मूडीज के द्वारा घटा दी गई है। और स्टूडेंट, इसके द्वारा एक बैंक की क्रेडिट रेटिंग को थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है, और दैट बैंक इज PNB, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की क्रेडिट रेटिंग को इन्होंने मूडीज ने स्टेबल कर दिया है, नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। तो अब देखो, हमने क्रेडिट रेटिंग की बात की। क्रेडिट रेटिंग को घटा देना या स्टेबल कर देना या पॉजिटिव कर देना या नेगेटिव कर देना, ये क्या है और मूडीज क्या है, इसके बारे में ये तो हमने करंट अफेयर देख लिया कि क्या किया गया। मूडीज के द्वारा क्रेडिट रेटिंग घटा दी गई। अब पहले मूडीज क्या है? तो देखो स्टूडेंट, मूडीज जो है अमेरिकी कंपनी है जो बिजनेस और इकोनॉमिक मामलों से जुड़ी हुई क्रेडिट रेटिंग करती है। ये 1909 में बनी थी और इसके संस्थापक थे जॉन मूडी। ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग करने का मतलब है कि मूडीज के द्वारा कहा जाता है कि जिसको भी मूडीज के द्वारा 3 तरीके की क्रेडिट रेटिंग की जाती है। इनके द्वारा A ग्रेड से लेकर के B ग्रेड और C ग्रेड दिया जाता है। अगर इनके द्वारा A ग्रेड दिया जाता है तो इसका मतलब कि क्रेडिट वर्दी है, बहुत ही बढ़िया है। इस कंट्री को, जिन कंट्रीज को इनके द्वारा A क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, उनकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है और वो काफी क्रेडिट वर्दी है। क्रेडिट वर्दी मतलब कि उनको अगर लोन देते हैं तो वो कंट्रीज लोन को चुकता कर पाते हैं। जिनको वो बी ग्रेडिंग देती है, बी ग्रेड मतलब कि रिस्की, बी ग्रेडेड मतलब रिस्की। अगर आपने लोन दिया तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि वो कंट्री आपका लोन वापस नहीं भी करे। अगर मूडीज के द्वारा सी रैंकिंग दी जाती है तो इसका मतलब है बैड। बैड का मतलब कि अगर आपने उनको लोन दिया तो लोन चुकता नहीं भी हो सकता है, लोन चुकता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 रैंकिंग दी जाती है मूडीज के द्वारा। इसमें भी देखो स्टूडेंट, इसमें भी इनके द्वारा बी ए के बाद BAA, इस तरीके की रैंकिंग होती है। और इसमें भी इनकी जो रैंकिंग होती है A1, A2 और A3, ये 3 रैंकिंग इसमें होती है। और इसमें भी BA1, BAA1, BAA2 और BAA3, इस तरीके की रैंकिंग इनके द्वारा की जाती है। तो अगर हमारी कंट्री इस रैंकिंग में है, इसका मतलब लेस रिस्की। हम अगर हमारी कंट्री को कोई लोन देता है तो हम लौटा भी सकते हैं। अगर हमारी कंट्री A रैंकिंग में है तो इसका मतलब कि हम क्रेडिट वर्दी हैं। आप हमें अगर लोन देते हो तो हम लोन को आसानी से चुकता कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्री C रैंकिंग में पड़ गई तो मतलब कि भाई बहुत रिस्क है। इस कंट्री को अगर आप लोन देते हो तो लोन चुकता नहीं भी हो सकता है। और हमारी कंट्री को मूडी ने इस श्रेणी में रखा हुआ है, B कैटेगरी में। और अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और UBI, इन चारों की रैंकिंग को उन्होंने कम कर दिया है। उन चारों की रैंकिंग को उन्होंने घटा करके BAA3 की रैंकिंग में डाल दी है। पहले इस रैंकिंग में थे BA1, रिस्की में भी लेस रिस्की वाले कैटेगरी में थे कि थोड़ा कम जोखिम है इन बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन में। लेकिन अब इस रैंक से निकाल करके इन चारों बैंक्स को इन्होंने BAA3 रैंकिंग में कर दिया। मतलब कि रिस्क का जो रेटिंग है, रिस्क की रेटिंग को इन्होंने बढ़ा दिया है। और इनके द्वारा इंडिया के बारे में भी, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग की गई थी जून में इन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी में, जून में इनके द्वारा कहा गया था कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा गया था कि इंडियन इकोनॉमी में 3.1% संकुचन आएगा। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है 3.1% से कम होगी, यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में इन्होंने बोला था कि भारत का जो एनुअल ग्रोथ रेट है
0.2% रहेगा। मतलब हमारे ग्रोथ रेट के बारे में इनका जो क्रेडिट रेटिंग था बहुत ही कम था। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसको थोड़ा एनालाइज करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर या मूडीज जैसे यूएसए की कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इनके द्वारा अगर किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग की जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर इनके द्वारा क्रेडिट रेटिंग हमारी अच्छी की जाती है, जैसे इनके द्वारा अगर ए रेटिंग की जाती है, ए रेटिंग इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दे रखा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस रेटिंग में आता है, ए रेटिंग की जाती है, तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये व्यू जाता है कि ये कंट्री अच्छी है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इन्होंने बी रैंकिंग दे दी है तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़े रिस्क भी हो सकते हैं। तो इनके द्वारा रेटिंग से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बहुत असर पड़ता है, राइट। तो अभी फिलहाल इन्होंने हमारे 4 बैंकों की रेटिंग भी कम की है, लेकिन साथ ही साथ पीएनबी की रेटिंग इन्होंने स्टेबल कर दी है। मतलब अब पीएनबी जो है स्टेबल रैंक में आ गया है, जिसको इन्होंने नेगेटिव में कर रखा था। दूसरा, स्टूडेंट स्टार्टअप लोन अप टू 50 करोड़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को जो ऋण दिया जाता है, आरबीआई का गाइडलाइन है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आरबीआई का गाइडलाइन है सारे कमर्शियल बैंक्स को कि आपको जितना अमाउंट आप ऋण देते हो लोन के रूप में, जितना अमाउंट आप देते हैं उसका 40% आपको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना है। लेकिन अभी जो गाइडलाइन आया है स्टूडेंट, वो गाइडलाइन है रहेगा वैलिड रहेगा कब तक? ये गाइडलाइन वैलिड रहेगा 2023 से 2024 तक। इसमें पहली बात कही गई है कि जो सिलेक्टेड एरियाज में, बहुत सारे एरिया सिलेक्टेड किए गए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोविजन लाया गया है। दूसरा, इसमें मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसानों के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मार्जिनल फार्मर्स के लिए इफेक्टिव रहेगा। और तीसरा, अक्षय ऊर्जा के लिए जो ऋण की सीमा दी जाती है वो भी बढ़ाई गई है। 3 मेन बातें हैं इसकी। अक्षय ऊर्जा के लिए जितनी ऋण की सीमा दी जाती थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो सिंपली इसमें स्टूडेंट यही है कि पहले 40% जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाता था, अब उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई गई है। तो हम पहले देखें कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है क्या। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देखो, प्राथमिकता वाले क्षेत्र कहते हैं कि उन क्षेत्रों को कहते हैं जिनका अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे एमएसएमई, लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग, ठीक है, इनको प्राथमिकता से लोन देना है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन या शिक्षा, एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर आप निर्यात के लिए ऋण ले रहे हो तो वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आते हैं। इनको हम कमजोर क्षेत्र के साथ साथ हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर। वीकर सेक्शन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्जिनल फार्मर, ये सारे भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें पहले आरबीआई का गाइडलाइन था कि 40% लोन इन सभी को देना है, लेकिन अभी गाइडलाइन थोड़ा चेंज हुआ है एंड 50 जो है इसकी सीमा 50 करोड़ बढ़ाई गई है स्टार्टअप में। स्टार्टअप को आपको लोन देना है। पहले मार्जिनल फार्मर्स को स्टूडेंट पूरे लोन का 8% था, इसको भी बढ़ा करके 10% तक कर दिया गया है, ठीक है। अब सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए भी लोन देना है, जैसा मैंने इसमें बताया। इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को, मार्जिनल फार्मर्स को अक्षय ऊर्जा ऋण, उसके साथ ही साथ फार्मर्स कैन टेक लोन अप टू 30 करोड़। फार्मर्स जो हैं कितने तक लोन ले सकते हैं? फार्मर्स कैन टेक लोन अप टू 30 करोड़। ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं, अप टू 30 करोड़। सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, इसमें ये भी शामिल है, सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी पावर जनरेटर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर, इन सभी के लिए बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर, इन सभी के लिए आप जो लोन लेते हो उसको अभी बढ़ा दिया गया है। पहले 40% था, अभी 50 तक कर दिया गया है, बेस्ड पावर जनरेटर, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आपका करंट अफेयर के स्टार्टअप लोन अप टू 50 करोड़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। और इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। और स्टूडेंट ये जो अभी अमेंडमेंट किया गया है ये वैलिड रहेगा 2023-24 तक। कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इसमें लिए गए हैं और इसका मुख्य लाभ मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसानों को मिलेगा। तो सीमांत किसान किसे कहते हैं स्टूडेंट? सीमांत किसान की जो परिभाषा है, मार्जिनल फार्मर्स 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर तक जमीन पर जो काम करते हैं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं।
इंडिया इनिशिएटेड एंटी डंपिंग प्रोब ऑन विटामिन सी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब देखो भारत के द्वारा चाइना से जो आयात किया जाता है विटामिन सी, उस पर भी इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ये तो आपका हुआ करंट अफेयर, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की है। बट ये है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है स्टूडेंट? और जब यहाँ पे कस्टम ड्यूटी काम करता है, आप लोग सोचते होंगे कि मैम कस्टम ड्यूटी भी है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात क्यों की गई है? तो देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी किसे कहते हैं, डंपिंग किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग मतलब कि अपनी कोई कंट्री, इसको मैं लिख दूं, export, what is called dumping? I'm going to define you what is called dumping. Export of goods, सामान का निर्यात जो किया जाता है by a country, export of goods by a country at a lower export price, at a lower export price than its normal value, than its normal value. अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसा मैंने बात किया, नॉर्मल वैल्यू क्या है और एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, इसको हम पहले क्लियर करें कि डंपिंग वाली स्थिति हम कहते क्यों है, नॉर्मल प्राइस क्या है एंड एक्सपोर्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट। तो आप देखो नॉर्मल प्राइस क्या है कि वो प्राइस है, नॉर्मल वैल्यू, द प्राइस at which price at which goods are sold, price at which goods are sold in domestic market. This is normal value. Goods are sold in domestic market. ठीक है, वो कीमत है जिस कीमत पर पदार्थ जो है अपने घरेलू बाजार में बिकती है। ठीक है, ये है घरेलू कीमत, नॉर्मल वैल्यू हम कहते हैं घरेलू कीमत की, जिस कीमत पर हमारे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो कि सामान बेच रही है उसके बाजार में किस कीमत पर वो सामान मिल रहा है, दैट इज नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू किसको कहते हैं स्टूडेंट? इसमें CIF जुड़ा रहता है। CIF का फुल फॉर्म होता है कमीशन, कमीशन, इंश्योरेंस, कमीशन, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये तीनों चार्जेस इसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्सपोर्ट वैल्यू, राइट। अब देखो स्टूडेंट, डंपिंग मार्जिन, डंपिंग मार्जिन क्या हुआ, हम कैसे कहते हैं कि डंपिंग हो रही है? डंपिंग मार्जिन, डंपिंग मार्जिन का मतलब हुआ कि जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू है मतलब किसी चीज की घरेलू कीमत जो है उसमें से हम एक्सपोर्ट वैल्यू को घटा दें, निर्यात कीमत को घटा दें, दिस इज आर निर्यात कीमत। ये किसी भी कंट्री के बारे में हम कह सकते हैं, ये है निर्यात कीमत, वो है घरेलू कीमत। तो घरेलू कीमत में से हम निर्यात कीमत को घटा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग मार्जिन। मतलब कि वो चीज, वो वस्तु हमारे मार्केट में कितने की मिल रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डंपिंग मार्जिन। तो अगर ये अंतर ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे घरेलू सीमा में कोई और कंट्री उस वस्तु को बहुत ही सस्ते में बेच रहा है, राइट, तो इसको हम कहते हैं डंपिंग मार्जिन। और अगर ये मार्जिन ज्यादा होता है तो हमें ये बिल्कुल अधिकार है कि हम उसको अपने यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सके। अब देखो, एक होता है कस्टम ड्यूटी, एक है हमारा कस्टम ड्यूटी और एक है हमारा डंपिंग ड्यूटी। तो दोनों में फर्क है स्टूडेंट, एक है हमारा डंपिंग ड्यूटी, दोनों में क्या फर्क है? देखो कस्टम ड्यूटी जो है आपका वो ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। पहला तो ये अंतर है कि ये आपका ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति और ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यूज क्यों करते हैं? तो रेवेन्यू, मीन्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, मीन्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, ठीक है, आय कमाने के लिए सरकार इस ड्यूटी को लगाती है, राइट, और ये राजकोषीय नीति और व्यापार नीति का हिस्सा है कस्टम ड्यूटी। लेकिन डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी क्या है? तो ये है ट्रेड रेमेडियल मेजर्स, है ना, व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिए ये हम क्यों लगाते हैं? दिस इज ट्रेड रेमेडियल मेजर, ट्रेड रेमेडियल मेजर, व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिए हम डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। दूसरा, टू restrict
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है स्टूडेंट? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है कि कोई भी कंट्री अपने गुड्स को, अपनी सामान को बहुत ही कम कीमत, मान लो कि चाइना जो है, हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, चाइना ने जो अभी किया है विटामिन सी, अगर वो विटामिन सी की गोली चाइना के अपने मार्केट में, ठीक है, ये क्या है, चाइना का मार्केट, राइट, और ये क्या है, इंडिया का मार्केट, इधर आपको पता नहीं चलेगा, ये है चाइना और ये है इंडिया। अब मान लो ये चाइना का मार्केट है और ये इंडिया का मार्केट है, राइट। चाइना के यहाँ विटामिन सी अगर वहां उनके मार्केट में एक अगर हम टैब की बात करें 20 रुपीज का आ रहा है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, हमारे मार्केट में वो 5 रुपीज का बेच रहा है, ठीक है। मतलब कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में उनके यहाँ तो जो है वो 20 रुपए का ये बिक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बेचने के लिए वो उसकी कीमत को बहुत कम कर देता है, 5 रुपए का कर देता है। लेकिन जनरल अगर आप प्राइस देखो तो इंडिया में भी 20 रुपए का ही मिल रहा है, जो हम भारत में उत्पादन कर रहे हैं विटामिन सी का। तो बहुत सारी कंपनीज ने ये बात उठाई कि हम जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं उसका कॉस्ट आ रहा है 20 रुपए, हम 20 रुपए में बेच रहे हैं, चाइना में भी वो 20 रुपए में मिल रहा है, लेकिन चाइना अपने यहाँ से जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ विटामिन सी का जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ निर्यात कर रहा है, वो बहुत ही कम कीमत पर कर रहा है, जो कीमत नहीं होनी चाहिए, राइट। कीमत अगर 20 है तो 20 रुपए में ही आप बेचो, और अगर CIF लगाते हैं, कमीशन इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, तो ये कीमत बढ़ करके और 25-30 रुपए हो जानी चाहिए, लेकिन चाइना उसको और डाउन करके 5 रुपए में ही हमारे यहाँ भेज रहा है। इसलिए इंडिया जो है एंटी डंपिंग मेजर्स लगाने की बात कर रही है। इसके पहले भी एक और एंटी डंपिंग मेजर लगाया गया इंडिया की तरफ से स्टूडेंट, वो है आपको 2-3 दिन पहले ही आया था, बैक्टीरियल ड्रग, बैक्टीरियल ड्रग, कौन से ड्रग पे किया गया, उसका नाम मैं दे दूं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। तो इसके इंपोर्ट पर भी इंडिया ने डंपिंग ड्यूटी लगाई, और अभी डंपिंग ड्यूटी की बात चल रही है विटामिन सी के इंपोर्ट पर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है स्टूडेंट, चाइना के द्वारा बहुत ही इस तरह का काम किया जाता है। और आपको बता दें कि हमारा जो ट्रेड है बहुत ही ज्यादा है, किसके साथ, USA के साथ, चाइना के साथ और UAE के साथ हमारा ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा सबसे ज्यादा USA के साथ है, दूसरा चाइना के साथ है, और तीसरा UAE। ये हमारे बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं ये तीनों। लेकिन USA के साथ हम जो है इसको कह लो ट्रेड बैलेंस, ठीक है, व्यापार आधिक्य में चल रहे हैं, हम व्यापार घाटे में नहीं चल रहे हैं। लेकिन चाइना के साथ हम डेफिसिट में चल रहे हैं, चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। इससे हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। 50% से भी ज्यादा डेफिसिट में चल रहे हैं, लगभग 53% व्यापार घाटे में हम चाइना के साथ चल रहे हैं। और USA के साथ हम USA को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो व्यापार के घाटे में नहीं, आधिक्य में हम चल रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे रेमेडियल मेजर शुरू कर दिए। बहुत सारी चाइनीज कंपनी पर भी सरकार ने बैन लगाया, और अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी भी गवर्नमेंट लगाने जा रही है। तो दिस इज अ वेलकम स्टेप। रूपी सेटल्स 33 पैसे हायर 73.14 अगेंस्ट डॉलर, हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 73.14 दोबारा से पहुंचा है। और देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही हमारे रुपये की जो वैल्यू है लगातार गिर रही थी, ठीक है, $1 बराबर 74 75 इस तरीके से जा रहा था, तो रुपये का वैल्यू जो है दोबारा से बढ़ा है, $1 इज इक्वल टू 73.14, दिस इज 6th of September, सॉरी 5th of September 2020। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रुपये की वैल्यू है किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से घटती है, मैं आपको बताती हूँ। रुपये का जो एक्सटर्नल वैल्यू मैं आपको पहले बता दूं, रुपये का एक्सटर्नल वैल्यू, दो वैल्यू होता है, एक रुपये का एक्सटर्नल वैल्यू होता है और एक इंटरनल वैल्यू होता है। एक्सटर्नल वैल्यू मतलब बाह्य मूल्य, रुपये का बाह्य मूल्य क्या होता है, रुपये का बाह्य मूल्य इंटरनेशनल मार्केट में हमने अपने रुपये को किसके साथ टैग कर रखा है, डॉलर के साथ, है ना। $1 इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया 73 रुपीज। तो हम डॉलर के रेस्पेक्ट में देखें तो देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस और डिमांड इसके अनुसार ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। यह है डॉलर का
डिमांड और ये है डॉलर की सप्लाई। ठीक है, डॉलर का डिमांड और डॉलर की सप्लाई, इन दोनों, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। तो अब देखो यहाँ पर $1 बराबर 74 रुपीज था। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं चलो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर संतुलन में था। लेकिन देखो स्टूडेंट, अगर डॉलर की सप्लाई जो है बढ़ जाती है और उसका डिमांड कम रहता है, डॉलर की हम बताते हैं मान लो कि सप्लाई बढ़ करके यहाँ चली आई, डॉलर की सप्लाई क्या हुई, डॉलर की सप्लाई हमारे यहाँ बढ़ गई। ठीक है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है लेकिन उसकी डिमांड नहीं बढ़ी है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और इस दर पर हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज। मतलब हम पहले $1 के लिए 74 रुपए दे रहे थे, अब हम उसी डॉलर के लिए मात्र 73 रुपए देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है और किसी चीज की सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है, वैल्यू कम हो जाता है। डॉलर की सप्लाई कैसे बढ़ती है स्टूडेंट? डॉलर की सप्लाई किस किस तरीके से बढ़ सकती है? या तो किसी ने हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, तो लोग बाहर से अगर आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि हमारे इंडिया के लोग, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो बाहर रह के काम कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ एनआरई अकाउंट मेंटेन किया जाता है। एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट, दोनों अकाउंट मैंने आपको बताया है, इसमें डॉलर भेजे गए हैं, है ना। इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे अपने लोग जो बाहर रह के काम कर रहे हैं उनके द्वारा अगर भारत में डॉलर्स भेजे जाते हैं, तो ये भी होता है कि भाई डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, राइट। डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ी। डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं हम? ये तो हुई सप्लाई की बात, दो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, सप्लाई कैसे हुई, डिमांड कैसे होती है डॉलर की? दिस इज डॉलर का सप्लाई साइड। डॉलर की डिमांड कैसे होती है? तो डॉलर की डिमांड हम कब करेंगे? जब हमें यहाँ से कुछ इंपोर्ट करना होता है। हमें अगर डॉलर की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ डॉलर, ये क्यों होगा भाई? तो हमें कुछ इंपोर्ट करना है, किसी बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगाना है। तो हम सामान कैसे मंगाएंगे? बाहर तो कोई रुपया लेगा नहीं, रुपये को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम आरबीआई से अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। तो डॉलर का इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तब हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो डॉलर की, अभी डॉलर का डिमांड उतना नहीं हो रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट उतना कर नहीं रहे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट, डॉलर की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी है हमारे कंट्री में और डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, लेकिन डॉलर का डिमांड उतना नहीं बढ़ा है ना, डॉलर का डिमांड वहीं पर है। तो ये जो लाइन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो R1 ज्यादा था वो अब R2 हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण हमारे रुपये का जो एक्सटर्नल वैल्यू है बढ़ गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो आंतरिक मूल्य क्या होता है। रुपये का जो आंतरिक मूल्य होता है स्टूडेंट, वो बिल्कुल हमारे डोमेस्टिक मार्केट से रिलेटेड है। आंतरिक मूल्य को इंटरनेशनल मार्केट से कोई काम नहीं है। इंटरनल वैल्यू जो है वो भी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। किसके? रुपये के डिमांड, रुपये के सप्लाई, है ना। हमारे यहाँ अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, राइट। मुद्रास्फीति क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज्यादा है ना, लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज्यादा है, क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है, राइट। क्रय शक्ति ज्यादा है तो लोग डिमांड करेंगे, लेकिन यहाँ पर सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना, कीमतें बढ़ जाएंगी। अब अगर कीमत बढ़ गई तो हमारे रुपए का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो कि सप्लाई नहीं बढ़ी है, मान लो टमाटर, है ना, मार्केट में 4 टमाटर था, उस 4 टमाटर के लिए आप पहले जितने पैसे देते थे, मान लो 4 टमाटर के लिए हम 20 रुपए दे रहे थे, अब टमाटर का सप्लाई कम हो गया है, टमाटर 2 ही बचे हैं, लेकिन लोग 20 रुपए लेकर के मार्केट में खड़े हैं, तो सप्लायर क्या करेगा? टमाटर की वैल्यू और बढ़ा देगा, कीमत बढ़ा देगा, बोलेगा कि अब ये जो टमाटर है, 2 ही टमाटर बचे हैं, अब मैं 20 रुपए में नहीं 60 रुपए में दूंगा, तो हमें टमाटर लेना है तो हम 60 रुपए भी देंगे। मतलब पहले हम उन्हीं टमाटर के लिए 20 रुपए दे रहे थे, अब हम 60 रुपए दे रहे हैं, तो रुपए की वैल्यू गिर गई, है ना। डिमांड और सप्लाई में अगर मैं इसको ग्राफ बना के आपको बताऊं, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। ठीक है, अगर हमने डिमांड बढ़ा दिया, हमारी कीमत कहाँ पे थी? हमारी कीमत थी P1, राइट। हमने डिमांड जो है बढ़ा दिया लेकिन सप्लाई तो बढ़ी नहीं, तो कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ गई तो क्या हुआ? रुपीस की वैल्यू घट गई। तो दिस इज आंतरिक मूल्य। ये आंतरिक मूल्य रुपये का किस तरीके से डिटर्मिन होता है, ये है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट 6। उसी तरीके से और भी मैं आप लोगों के लिए श्रृंखलाएं लेकर के आती रहूंगी। एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर। आप लोग किसी भी तरीके के सजेशन के लिए, किसी भी तरीके के डायरेक्शन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और ऐसे ही और श्रृंखलाएं लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी, और ये श्रृंखला आप लोगों को पीटी मेन दोनों में काफी मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही।